हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस प्यारे से क्लास में। डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र, जिसका कि मैं टॉप 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाने वाला हूं। ये जो टॉप 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा कंसेप्ट है, एक तरीके से उसका रिवीजन हो जाएगा, जो कि मैंने आपको ऐप पर पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को 4 लेक्चर में पढ़ाया। उन सभी चीज़ों का एक तरीके से रिवीजन है और अगर आपको समझ में आया होगा तो मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पर आपसे सॉल्व हो जाएंगे। बाकी अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं रिकॉर्डेड तो फिर भी दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन ना लीजिए। मैं आपको पूरी तरीके से समझाने का पूरा कोशिश करूँगा। अगर आप थोड़ा सा अटेंटिव होते हैं तो मैं लिख कर देता हूँ कि आज के इस लेक्चर से आपके एंट्रेंस एग्जाम 2025 में मिनिमम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं, मिनिमम 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। इस चैप्टर में कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक है जहां से एग्जामिनर अक्सर सवाल पूछता है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है इस टॉप 30 क्वेश्चन में। तो आपको अगले 45 मिनट्स एकदम अच्छे से दिल थाम करके मन लगाकर पढ़ना है और इसे देखना है। अगर समझ में आए तो कमेंट में आंसर भी देना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन जो अक्सर पूछा गया है आपके एग्जाम में, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर रेस्पिरेटरी रेट, है ना। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर रेस्पिरेटरी रेट इन एन एडल्ट एट रेस्ट। यानी कि अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़े हैं तो इंग्लिश में कहना चाह रहा है, हिंदी में पढ़े तो एक वयस्क में विश्राम की अवस्था में सामान्य श्वसन दर सामान्य सीमा का क्या है। यानी कि अगर आप मान लिया रेस्टिंग स्टेट में है नॉर्मली और कोई एडल्ट है तो उसका रेस्पिरेटरी रेट क्या है, ब्रीदिंग रेट क्या है, 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है और 1 मिनट में कितनी बार सांस छोड़ता है, इसका बताइए मुझे। तो आंसर क्या होगा, 6 से 12 ब्रीद पर मिनट, नहीं 6 से 12 तो नहीं होता भैया, 12 से 20 बार ब्रीद पर मिनट, या 20 से 30 या 30 से 40। वही चीज़ें हिंदी में लिखी हुई है, 6 से 12 श्वास प्रति मिनट, 12 से 20 श्वास, या फिर 20 से 30 या 30 से 40। तो आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, काफ़ी सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा 12 to 20 ब्रीद पर मिनट, यानी कि 12 से, है ना, 20 ब्रीद पर मिनट की बात कर रहे हैं कि 12 to 20 ब्रीद पर मिनट होता है ना। लाजवाब, बहुत बढ़िया आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स। यानी लंग्स में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना के द्वारा होता है। बताइए, लंग्स में गैसों का आदान प्रदान, है ना, लंग्स में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना के द्वारा होता है। आप हमें बताइए, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई, लैरिंग्स। हिंदी में बोले तो श्वास नली, ब्रोंकाई या एल्वियोलाई या स्वर यंत्र। तो आप हमें बताइए कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है जहां पर एक्चुअली लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होते हैं, तो मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया है कि आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये शुरुआत होता है आपके नेजल कैविटी या फिर नॉस्ट्रिल से, नाक के छेद से, यहाँ से आप एयर लेते हैं। उसके बाद हवा फेरिंग्स में जाता है, उसके बाद लेरिंग्स में जाता है, एंड लेरिंग्स में बाद ट्रेकिया में जाता है, एंड ट्रेकिया के बाद वो हवा ब्रोंकाई में और ब्रोंक्यूल्स में ट्रांसफर हो जाता है, चला जाता है। एंड जो भी ब्रोंक्यूल्स हैं उसके एंड पर एयर सैक कैविटी इस तरीके से लगी होती है, छोटी छोटी गुब्बारे के समान संरचना होती है, जहां पर एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज होता है। यानी कि CO2 जो आपका बॉडी बाहर निकालना चाहता है वो एल्वियोलाई में डाल देता है, और जो एल्वियोलाई ऑक्सीजन लाया है उस ऑक्सीजन को ब्लड में डाल देता है। तो इस तरीके से मेनली जो एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज की बात करेंगे तो आपका क्या होता है, एल्वियोलाई होता है ना। एल्वियोलाई को आपका साइट ऑफ प्राइमरी साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, लंग्स में गैसियस एक्सचेंज का प्राथमिक जो स्थान है वो है एल्वियोलाई। यानी कि कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल है आपके लंग्स में, आपके लंग्स में गैसियस एक्सचेंज के लिए, तो आंसर हो जाएगा सी, एल्वियोलाई। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों का। हाँ, कुछ कुछ लाइन है जो कि आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लैरिंग्स है तो ये वाला चीज़ नहीं होता है, लैरिंग्स ये वाला है ना, ये वाला पोर्शन आपका लैरिंग्स कहलाता है। ठीक है,
अगर लैरिंग्स की आप बात कर रहे हो तो ये जो लैरिंग्स है ये आपका एक्चुअली वॉइस बॉक्स है। ये क्या है आपका वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स। इसी को वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करता है। क्योंकि लैरिंग्स में ही आपका क्या होता है वोकल कॉर्ड होता है, और वोकल कॉर्ड का काम क्या है साउंड प्रोड्यूस करना। यानी कि स्वर यंत्र किसको कहते हैं तो लैरिंग्स को कहते हैं। इस तरीके के वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं। जैसे ट्रेकिया को क्या कहते हैं तो विंड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? विंड पाइप कहते हैं। फेरिंग्स को क्या कहते हैं तो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, है ना। कॉमन पैसेज ये ऐसा जगह जहां पर फूड भी आता है और एयर भी आता है, तो फूड और एयर का कॉमन पैसेज है वो आपका फेरिंग्स। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं। नेक्स्ट सवाल है ना। आगे और कुछ ऐसे सवाल मैंने रखा है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एकदम टू दी कॉपी पिछले साल का ही क्वेश्चन है आपका। इसको सॉल्व करके दिखाइए, है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ जो मेरे लेक्चर्स को पढ़ा होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो आपके ऐप पर, है ना, जो ऐप पर डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के बैच में जितने भी बच्चे हैं, रेगुलर अगर आप लाइव पढ़ रहे हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, हर एक क्वेश्चन पढ़ाया हुआ आएगा, है ना। तो इसलिए ध्यान से पढ़िए। देखिए कितना अच्छा सवाल है। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द टिश्यू टू लंग्स ऑकर प्रीमियरली इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऊतकों से फेफड़ों तक परिवहन मुख्य रूप से किस रूप में होता है। बेसिक सा क्वेश्चन है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है, जैसे इसके टिश्यूज वगैरह में कार्बन डाइऑक्साइड बना तो उसको लंग्स तक पहुंचना है ताकि बाहर निकाल सके, तो वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है प्रीमियरली। प्रीमियरली यानी मुख्य रूप से किस फॉर्म में होता है। बाइकार्बोनेट आयन, कार्बोनिक एसिड, डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड या हीमोग्लोबिन बाउंड कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए तो आंसर क्या हो जाएगा। तो सारे बच्चे बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं जो भी लाइव क्लासेस को रेगुलर अटेंड करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा बाइकार्बोनेट आयंस। क्या हो जाएगा आंसर बाइकार्बोनेट आयंस। बहुत बढ़िया, लाजवाब। क्या आंसर हो जाएगा बाइकार्बोनेट आयंस। देखो आपको मैंने बताया था एक चार्ट के माध्यम से कि जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है आपके ब्लड में, CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है आपके ब्लड में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो मेनली 3 फॉर्म में होता है ना, 3 फॉर्म में। और जो मुख्यतः सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, जिसको HCO3 कहते हैं। लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड आपके बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। तो यही तो सवाल यहाँ पे पूछा गया था कि प्रीमियरली तो बाइकार्बोनेट हो जाएगा। हाँ, और लगभग 20% CO2 बाउंड कर लेता है हीमोग्लोबिन के साथ, जिसको कार्बामिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं। एंड वो 20% जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन है हीमोग्लोबिन के साथ करता है। एंड जो डिजॉल्व CO2 है लगभग 10% डिजॉल्व फॉर्म में आपका ट्रांसपोर्ट होता है। ये कौन है आपका, जो कि आपका है आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्रोसेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग ट्रांसपोर्टेड, हाँ मतलब जो प्रीमियरली है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, है ना। बहुत बढ़िया। अब ऑक्सीजन का भी लगे हाथ तो आप पढ़ लो कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, ऑक्सीजन जो आपका ट्रांसपोर्ट होता है, आप जानते होंगे कि आपका जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो लगभग 97% ऑक्सीजन, 97% ऑक्सीजन कैरिड होता है हीमोग्लोबिन से बाइंड करके। और जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो HbO2 बनाता है, जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ध्यान रखिएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो कई बार पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो वो क्या कहलाता है HbO2। देखो इसको Hb कहते हैं और इसको O2 कहते हैं, तो HbO2 और नाम हो गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जबकि Hb प्लस CO2 बाइंड करेगा तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ओके, और मात्र 3% जो ऑक्सीजन है थोड़ा बहुत मात्रा में वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में आपका क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या यहाँ पर 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीमियरली फंक्शन ऑफ द लंग्स, सॉरी लेरिंग्स। बताइए लेरिंग्स का विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लंग्स, सॉरी लेरिंग्स यानी स्वर यंत्र। लेरिंग्स का मुख्य कार्य क्या है बताओ, लेरिंग्स का मुख्य कार्य क्या है। मैंने क्या बताया था, लेरिंग्स को स्वर यंत्र भी कहते हैं, यानी कि वॉइस बॉक्स, है ना, वॉइस बॉक्स। तो इसका मेन काम क्या होगा, टू वार्म द एयर, क्या एयर को गर्म करना, हवा को गर्म करना, नो इसका काम ये नहीं है। टू प्रोड्यूस साउंड, यस
जो साउंड को मेनली प्रोड्यूस करता है, ध्वनि उत्पन्न करना, वो आपका इसका काम हो जाता है लेरिंग्स का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा आंसर? टू प्रोड्यूस साउंड, यानी कि ध्वनि उत्पन्न करना इसका मुख्य कार्य है। क्या है? ध्वनि उत्पन्न करना उसका मुख्य कार्य है। ये देखो आपका यहाँ पर लेरिंग्स दिखाया जा रहा है। इस लेरिंग्स के बारे में मैंने बताया था कि इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं और इसका मुख्य काम होता है ध्वनि उत्पन्न करना, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट सवाल है आपके स्क्रीन पर, आप जवाब देंगे। कह रहा है क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ एयरवे रेजिस्टेंस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन प्रणाली में वायु मार्ग प्रतिरोध का मुख्य कारण है, यानी कि एयर को रेजिस्टेंस प्रोवाइड सबसे ज्यादा कौन करता है। तो आपको पता होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें आपका ये नेजल कैविटी है ना, यहाँ से फेरिंग्स है, यहाँ से लेरिंग्स है, इसके बाद जो अंदर ट्रेकिया तक तो सब कुछ सीधा है, तो हवा आराम से पास करता है। लेकिन जब वो ब्रोंकाई में आता है तो जैसे जैसे ब्रोंकाई में आया, ब्रोंक्यूल्स में गया, तो धीरे धीरे पतला पाइप होने लग जाता है, जिससे कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो एयर के प्रतिरोध के लिए हवा के प्रतिरोध सबसे ज्यादा ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स करता है। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर इसका? ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। वेरी गुड। तो एल्वियोलाई नहीं होगा, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, यानी ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल जो हैं ये आपके श्वसन प्रणाली में वायु मार्ग प्रतिरोध का मुख्य कारण बनते हैं, है ना, मुख्य कारण बनते हैं ब्रोंकाई एवं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ एयर, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशनल इज कॉल्ड, यानी कि सामान्य श्वासोच्छ्वास के बाद वो जो हवा अवशोषित किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है, यानी कि द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन, यानी कि नॉर्मल इनहेलेशन, यानी कि नॉर्मली जो आप सांस लेते हैं उसके बाद उस हवा का वॉल्यूम को क्या कहेंगे। देखो क्या कह रहा है? द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन, यानी कि नॉर्मली आप सांस लिए उसके बाद और जो सांस लिए उसको क्या कहते हैं। देखो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं IRV TB, तो मैं आपको एक पहले कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, है ना, मैं पहले एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, उसके बाद आप आंसर कीजिएगा, ऐसे नहीं। पहले तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा, है ना, जो कि लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी से रिलेटेड है ना। पहले ये सुनिए, उसके बाद आंसर करिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात कि कौन सी हवा को क्या कहते हैं। जैसे सबसे पहला टर्म आता है टाइडल वॉल्यूम, TB, टाइडल वॉल्यूम। सीधे सीधे सवाल बनता है कि टाइडल वॉल्यूम क्या है, ठीक है, या फिर आपका वो क्या कहलाता है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम की अगर बात करें तो आपका क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना। टेक 1 सेकेंड, थोड़ा मेरी मम्मी का कॉल है तो मैं रिसीव कर लेता हूँ। हेलो, हाँ प्रणाम मम्मी, की कह रहे हैं, केकरा की होले, रखे हम क्लास ले रहे छिए। बताइए, घर में झगड़ा हो गया है मेरी दो छोटी बहनों में, तो मम्मी हमको फ़ोन कर रही है, ये दोनों झगड़ा कर रही है बताइए, ये कोई मतलब हुआ है? आदमी, मम्मी लोग भी ना बहुत प्यारी होती है, बोलती है झगड़ा करी रहल छो, हमरा से नहीं समझे छो अब इसमें बताइए है ना, बताइए अब हम फोन पे क्या समझाए छोटी बहनों को, है कोई बात नहीं। चलिए हम लोग पहले टाइडल वॉल्यूम देखते हैं, क्या होता है टाइडल वॉल्यूम, है ना। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम पढ़ते हैं, TB, है ना। देखो नॉर्मली आप जितना सांस लेते हैं, नॉर्मली सांस लेते हैं, नॉर्मली सांस लेते हो छोड़ते हो जितना में, मतलब आप सोते जागते जब भी रेस्ट कंडीशन में नॉर्मली आप जितना सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। और उसको आप क्या कहते, उसका वैल्यू होता है 500 ml, यानी कि आप जब नॉर्मल सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उसमें सांस लेते भी हैं या फिर छोड़ते भी हैं तो 500 ml, कितना, 500, है ना, 500 ml आपका एयर को इन करता है या तो आउट करता है। तो वही बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ एयर एंटरिंग और लिविंग लंग्स ड्यूरिंग सिंगल ब्रीथ, यानी कि एक ब्रीथ में, है ना, एक बार सांस लेने में जितना आप हवा अंदर लिए चाहे आप जितना सांस बाहर छोड़ें उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। यानी कि नॉर्मल,
यानी कि नॉर्मल ब्रीद, है ना, नॉर्मल ब्रीदिंग में जितना आप एयर इन करते हैं, कोई भी सांस एक बार में लेगा या छोड़ेगा, कितना छोड़ता है, 500 ml, और उसको क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। गुड। हाँ, अब आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी मतलब एयर इन करना, और रिजर्व वॉल्यूम मतलब रिजर्व कर लेना। जैसे देखो कैसे होता है, आप नॉर्मली तो सांस ले लिए, सबसे पहले क्या मैं बोलूंगा आपको, एक अच्छा सा सांस ले लो, चलो ठीक है, सांस ले लिए, अब और थोड़ा सा 500 ml ले लिए हैं, अब और थोड़ा सा ले लो, जितना दम है सब ले लो, भर लिए हैं, तो ये हो गया इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन, यानी कि नॉर्मल आप सांस लेने के बाद, पहले तो 500 ml भर लिए, उसके बाद आप कितना सांस लेकर रिजर्व कर सकते हैं एयर को, उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। यानी एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, देख रहे हो, एक्स्ट्रा, नॉर्मल के बाद एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी मैक्सिममली इंस्पायर्ड ओवर एंड अबव द टिपिकल रेस्टिंग टाइडल वॉल्यूम। यानी कि नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम के बाद एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर आप कितना इनहेल कर सकते हो, तो 3000 ml, एक बार में 500 ml हो गया, पूरा एकदम दोम दिए, है ना, 3000 ml, तो उसको क्या देते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, गुड। अब आपका हो जाता है एक एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पहले, उसके बाद ये कैपेसिटी बताऊंगा। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देखो इंस्पिरेटरी यानी कि सांस अंदर ले रहे थे, रिजर्व कर रहे थे उसको, है ना, यहां पर है एक्सपिरेटरी यानी कि सांस बाहर छोड़ेंगे, और रिजर्व यानी कि जो रिजर्व वॉल्यूम है उसको बाहर छोड़ना है। यानी नॉर्मली आप नॉर्मल स्टेट में हो, पहले एक बार नॉर्मल सांस छोड़ दो, छोड़ दिए, उसके बाद और निकालो जितना हो सकता है, आगे से ही निकालना, पीछे से मत निकाल दियो, जितना निकल सकता है निकालो, वो आप निकाल ज्यादा नहीं पाओगे, है ना, निकालने में ज्यादा प्रेशर आता है। तो बोल रहे एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्टिवली एक्सपायर्ड बाय मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, है ना, एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर कितना आप बाहर निकाल सकते हैं, वो होता है 1000 ml, उसको एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, है ना, उसको एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, ERV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो पहले मैंने क्या बोला, तीन चीज बताओ, TV मतलब टाइडल वॉल्यूम, कितना होता है एवरेज वैल्यू, 500 ml, वेरी गुड। एंड IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितना होता है इसका वैल्यू, 3000 ml। कैसे, देखो एक बार नॉर्मल सांस लिए, आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर, कितना आप इनहेल कर रहे हैं, उसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होगा, तो आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन, यानी कि नॉर्मल सा सांस आप छोड़ दिए, उसके बाद आप कितना एयर निकाल सकते हैं, तो 1000 ml। एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर दिए, यानी कि जितना आप एयर बाहर निकालना है निकाल लीजिए, जितना आपका दम है, आगे पीछे जहां से, है ना, आप एयर निकाल लीजिए। ठीक है, निकाल लीजिए। क्या फिर भी आपका लंग्स पूरी तरीके से खाली हो जाएगा, नहीं, लंग्स में फिर भी कुछ ऐसे वॉल्यूम ऑफ एयर हैं जिसको आप कभी भी निकाल नहीं सकते हैं, है ना, कभी भी नहीं निकाल सकते हैं, उतना को एयर रहेगा ही रहेगा, है ना, तो उसको कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि नहीं निकलता, तो वो होता है रेसिडल, यानी कि मिनिमम वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, यानी कि कम से कम मात्रा जो कि लंग्स में बच जाता है आफ्टर अ मैक्सिमल एक्सपिरेशन, यानी जितना आपको निकालना है निकाल लीजिए, उसके बाद भी जो बच गया वो 1200 ml। यानी मैंने क्या क्या बताया, बताओ, चार चीज बताया अभी तक, चार चीज बताया, आप बताओ सबका वैल्यू हमको बताना। सबसे पहले मैंने क्या बोला, बताओ, TV यानी टाइडल वॉल्यूम, यानी क्या बोल रहा हूं, टाइडल वॉल्यूम, यानी नॉर्मली आप सांस लेते हो और सांस छोड़ते हो, उसको टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, आप लोग सब लोग बताइए, 500 ml, कितना होता है, 500 ml होता है सर, वेरी गुड। अब आप हमें बताइए 500 ml तो ठीक है, ओके डन, गुड। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं IRV क्या होता है, IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो यानी कि आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन, यानी कि नॉर्मल सांस ले लीजिए, उसके बाद आप कितना एयर को रिजर्व कर सकते हैं इन करके, तो आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन बहुत ज्यादा सांस ले सकते हैं, तो इसका लगभग 6 गुना होता है, तो 3000 ml हो जाता है, वो कितना हो जाता है, 3000 ml, है ना, 3000 ml। एंड अगर बोल देगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी ERV, कितना आप नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद जस्ट उसका कितना एक्स्ट्रा छोड़ सकते हो, तो छोड़ ज्यादा नहीं सकते हैं, 1000 ml, 1000 ml। एंड रेसिडुअल वॉल्यूम यानी कि आफ्टर मैक्सिमल एक्सेलेशन, है ना, आप कितनो एयर अंदर बाहर कर दो,
तैयो लंग्स में तो कुछ ना कुछ मिनिमम बच ही जाएगा, जो उसका वैल्यू होता है वो होता है 1200 ml। कितना होता है? 1200 ml। और एक होता है TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल आपके लंग्स का क्या कैपेसिटी है, कितना एयर को इन करके स्टोर कर सकता है आपके बॉडी, आपका लंग्स का कैपेसिटी कितना है? तो 5000 ml होता है, 5000 ml है ना, 5000 ml होता है टोटल, है ना, 5000 ml होता है, यानी 5 लीटर होता है। ध्यान रखना 5000 ml होता है, जो कि आपका टोटल लंग कैपेसिटी होता है ना, टोटल लंग कैपेसिटी होता है TLC, है ना, टोटल लंग कैपेसिटी होता है 5000 ml। ये अगर याद रह जाएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। ये वैल्यू बस याद रखना है आपको दोस्त, जो कि मैं PPT में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। बस अब आप ये सब नहीं भी याद रखेंगे कि IC क्या होता है, ये नहीं भी याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इससे सवाल नहीं बनेगा। सवाल यही से बनता है, एक TLC लिख देता हूं यहीं पर, 5000 ml होता है, जो कि आपका टोटल लंग कैपेसिटी होता है, ठीक है। अब आप सवाल करिए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन, यानी कि समझ रहे हो कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल आप कर सकते हैं आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन, यानी कि नॉर्मली आप सांस ले लिए, उसके बाद आप कितना ले सकते हैं, यानी कि रिजर्व कर रहे हैं और सांस अंदर ले रहे हैं, यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी क्या होगा बताओ, आंसर क्या होगा? देखो क्या बोल रहा है, आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन, यानी कि नॉर्मल इनहेलेशन के बाद, नॉर्मल इनहेलेशन के बाद, है ना। तो बहुत बढ़िया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन इनहेल्ड, यानी सामान्य श्वासोच्छ्वास के बाद, श्वासोच्छ्वास मतलब नॉर्मल सांस लेने के बाद जो हवा अवशोषित किया जा सकता है, वो आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना, क्या कहलाता है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हिंदी में बोले तो प्रेरणीय आरक्षित आयतन कहलाता है ना। वेरी गुड, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका कि मान होता है कितना? 3000 ml। कितना होता है? 3000 ml। चलो नेक्स्ट सवाल है, अब आप जवाब दीजिए। द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुल्ली एक्सेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सेलेशन, इसका जवाब दीजिए। यानी कि बताइए, जो हवा सामान्य निष्कासन के बाद बलपूर्वक निष्कासित की जा सकती है, यानी सामान्य निष्कासन कर दिए, छोड़ दिए, उसके बाद जितना भी छोड़ सकते हो वो क्या होगा? तो सबसे पहले छोड़ने वाली बात है तो एक्सपिरेटरी होगा, और आप नॉर्मल के बाद कर रहे हैं, यानी रिजर्व वाला चीज निकाल रहे हैं, यानी कि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या हो जाएगा आंसर? पहला ही हो जाएगा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आपको पता होगा, सबका मात्रा बताइए। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? 1000 ml होता है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है? 3000 ml होता है, अभी हमने बताया। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? तो 1200 ml होता है, जो कि लंग्स में बचता है। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml होता है। ये सब एकदम याद रहना चाहिए, है ना, अच्छे से एकदम परफेक्ट तरीके से आपको याद होना चाहिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर द लंग्स कैन होल्ड द, ओके, होल्ड कॉल्ड, कहने का मतलब है कि फेफड़े जो कुल हवा को पकड़ सकते हैं वो क्या कहलाता है? यानी टोटल, टोटल देखो सीधा सीधी बोल रहा है, टोटल आपका लंग्स कितना एयर को होल्ड कर सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी TLC, जो कि 5000 ml होता है ना, 5000 ml होता है। क्या हो जाएगा आंसर? टोटल, है ना, तो आंसर हो जाएगा, है ना, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर द लंग्स कैन होल्ड, तो आंसर हो जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी, है ना, TLC 5000 ml। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लूरा इन द लंग्स? हाँ, फेफड़े में प्लूरा का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या होता है प्लूरा सर, क्या होता है प्लूरा? तो आपका जो ये लंग्स है, जो आपका ये लंग्स है, मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे ये लंग्स है ना, लंग्स के आउटर कवरिंग को प्लूरा कहते हैं, लंग्स के आउटर कवरिंग को प्लूरा कहते हैं। और प्लूरा क्या करेगा? प्लूरा उसके आउटर कवरिंग है, परत है, और प्लूरा दो लेयर में होता है, लंग्स की कवरिंग दो लेयर में, एक बाहर वाला पेराइटल प्लूरा, अंदर वाला विसरल प्लूरा, ठीक है। और इस दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड होती है, उसको हम लोग प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, है ना, जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, लंग्स को फ्रिक्शन से बचाता है, लंग्स को चिकनाई प्रदान करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। चलो, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लूरा इन द लंग्स? लंग्स में आपका प्लूरा का मेन फंक्शन क्या है? टू एड इन वेंटिलेशन, क्या श्वसन में सहायता करता है? नो, इसका श्वसन में कोई रोल नहीं है। टू प्रोटेक्ट लंग्स फ्रॉम इन्फेक्शन,
लंग्स को इन्फेक्शन से बचाता है? नो, इसका इन्फेक्शन से कोई लेना देना नहीं है ना, संक्रमण से भी नहीं बचाता। टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन लंग्स एंड चेस्ट वॉल, यस, वही प्लूरा मेम्ब्रेन है जो कि चेस्ट वॉल और लंग्स के बीच फ्रिक्शन, है ना, फ्रिक्शन यानी घर्षण, यानी फेफड़े और छाती के दीवार के बीच घर्षण को कम करता है, फेफड़े और छाती के बीच घर्षण को कम करने का काम करता है। तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द नेजल कैविटी, नासिक गुहा यानी नेजल कैविटी निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? नेजल कैविटी का इसमें से कौन सा कार्य नहीं है, बताओ, नेजल कैविटी का इसमें से कौन सा कार्य नहीं है ना, यानी कि फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, है ना, एयर को फिल्टर करने का, नेजल कैविटी यानी कि नासा गुहा, हाँ, एयर को फिल्टर करता है, क्योंकि यहाँ पर आपके बाल वगैरह होते हैं, म्यूकस ग्लैंड वगैरह होता है, तो एयर को फिल्टर करता है, गंदगी को अंदर नहीं जाने देता है। ह्यूमिडिफिकेशन यानी कि हवा का फिल्ट्रेशन तो करता है, हवा का आर्द्रता बढ़ाना यानी कि उसमें मॉइस्चर का कंटेंट डालना, हाँ, ये भी करता है। हवा को गर्म भी करता है बॉडी के अनुकूल, अगर ठंडा हवा पे ले रहे हैं तो यहाँ पर फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा हवा गर्म भी होता है। गैसियस एक्सचेंज, नो, गैसियस एक्सचेंज इसका काम नहीं है, नेजल कैविटी में इसका काम गैसियस एक्सचेंज नहीं होता है, गैसियस एक्सचेंज तो एल्वियोलाई में होता है। What is the trachea commonly known as? ट्रेकिया को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, बताइए? विंड पाइप, वॉइस बॉक्स, एयर सैक या ब्रैकियल ट्यूब, ब्रोंकियल ट्यूब, बताइए, है ना। हवा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, बताइए? हवा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? विंड पाइप, वॉइस बॉक्स, एयर सैक या ब्रोंकियल ट्यूब? तो श्वास नली, स्वर यंत्र, वायु रज्जु या फिर ब्रोंकियल ट्यूब? तो ट्रेकिया को विंड पाइप, मैंने कहा था ट्रेकिया को विंड पाइप और वॉइस बॉक्स लैरिंग्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लैरिंग्स को कहा जाता है ना, लैरिंग्स को। सवाल सारे बन रहे हैं ना, एकदम ऐसे बनेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्त, ऐप पर जो लाइव क्लासेस चल रही हैं इसको बस आप लगातार ज्वाइन कीजिए, हर एक सवाल आप धुआं धुआं छोड़ा कर आएंगे और गवर्नमेंट कॉलेज पाने का सपना जो है ना आपका वो पूरा होगा। मैंने खुद किया है, आपको भी करवाऊंगा, इस बात का दावा है, बस आप साथ नहीं छोड़िए, है ना। जो रेगुलरली हमारे साथ पढ़ रहे हैं रेगुलर बने रहिए, है ना, कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए, आपको मैं कह रहा हूं कि वहां तक पहुंचाऊंगा, है ना। देखो नेक्स्ट सवाल है, अब आप सवाल करके देखिए। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन एक्सेल्ड आफ्टर अ मैक्सिमम इनहेलेशनल इज कॉल्ड, बताइए इसका क्या होगा आंसर, है ना। कहने का मतलब है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल्ड आफ्टर मैक्सिमल इनहेलेशन, है ना, यानी कि आप समझिएगा कि सर्वाधिक श्वासोच्छ्वास, एक और क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को, कह रहा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन एक्सेल्ड, दैट कैन एक्सेल्ड यानी कि कितना ज्यादा से ज्यादा मात्रा आप हवा बाहर निकाल सकते हैं आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशनल। अच्छा, ये कैपेसिटी से क्वेश्चन है, मैं बताता हूं आपको इसका आंसर क्या होगा, मैं बताता हूं। देखो यहां क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि आफ्टर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन, यानी कि आपको जितना सांस लेना है, आपने टीवी ले लिया, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम ले लिया, इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम भी ले लिया, ठीक है, अब आप कितना सांस छोड़ सकते हो, अब आप कितना सांस छोड़ सकते हो, तो सबसे पहले तो आईआर भी छोड़ेगा, टीवी भी छोड़ेगा, तो टोटल मिलाकर इसको कहते हैं, इसको क्या कह देते हैं बताओ, इसको कह देंगे क्या, वाइटल कैपेसिटी या फिर टोटल टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम तो नहीं कहेंगे, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी भी तो नहीं कहेंगे ना, है ना, इसको भी नहीं कहेंगे, टोटल लंग कैपेसिटी नहीं, इसको वाइटल कैपेसिटी कह देंगे, इसको टोटल लंग कैपेसिटी नहीं कहेंगे दोस्त, टोटल लंग कैपेसिटी नहीं, इसको वाइटल कैपेसिटी कह देंगे। वाइटल कैपेसिटी इसी को कहते हैं जीवन क्षमता, यानी कि आप कितना एयर एक्सेल कर सकते हो मैक्सिमम, है ना, वाइटल कैपेसिटी ये होता है, ठीक है, वीसी वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो एक और चीज आप समझ लो, वाइटल कैपेसिटी यानी कि जितना आपको हवा भरना है भर लो, है ना, उसके बाद आप कितना हवा छोड़ सकते हो, है ना, उसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं, ठीक है, गुड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन सा श्वास प्रणाली के संचालित क्षेत्र, मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का दो पार्ट, एक तो कंडक्टिंग पार्ट, एक रेस्पिरेटरी पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट जो हवा को सिर्फ क्या कर रहा है, एक पाथवे है, और रेस्पिरेटरी पार्ट जहां एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। तो रेस्पिरेटरी पार्ट में आपका एल्वियोलाई था, लंग्स वगैरह था, लेकिन आपका जो कंडक्टिव पार्ट था वो क्या था बताओ, यहाँ पर पूछ रहा है कि कंडक्टिंग जोन में क्या था, एल्वियोलाई तो रेस्पिरेटरी पार्ट है, यहाँ पे एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है, तो ये तो होगा नहीं,
नहीं, ये कंडक्टिंग पार्ट नहीं है दोस्त। कंडक्टिंग पार्ट जो हवा का रास्ता है उसको कहेंगे। तो ट्रेकिया, लंग्स या फिर डायफ्राम। डायफ्राम भी नहीं होता, लंग्स भी नहीं, ओवरऑल बोल सकते हैं, ट्रेकिया हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा, डायफ्राम भी नहीं होगा दोस्त, क्योंकि डायफ्राम जो है आपका ये तो नीचे होता है ना, मसल है, मांसपेशी है। आंसर हो जाएगा ट्रेकिया, क्योंकि ट्रेकिया कंडक्टिंग जोन में आता है। ये जो आपका श्वास नली है, यहाँ से हवा रास्ते में चलता है, तो आंसर हो जाएगा श्वास नली। वेरी गुड। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेम्ब्रेन दैट कवर्स द लंग्स। यानी कि फेफड़े को कवर करने वाली झिल्ली का नाम क्या है। फेफड़े को कवर करने वाली झिल्ली का नाम क्या है। पेरिकार्डियम, प्लूरा, पेरिटोनियम, म्यूकोसा। बताओ, फेफड़े को कवर करने वाली, है ना, फेफड़े को कवर करने वाली, व्हाट इज द नेम ऑफ मेम्ब्रेन दैट कवर्स द लंग्स, जो लंग्स को कवर करती है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम हो जाएगा प्लूरा। उसका नाम क्या हो जाएगा, प्लूरल मेम्ब्रेन होता है ना। यस, ऐसे याद रख लो कि जो लंग्स है आपका एकदम पुल पुल होता है ना, इसीलिए प्लूरा हो गया। पेरिकार्डियम हार्ट, हार्ट के आउटर कवरिंग को कहते हैं। प्लूरा लंग्स, है ना। गुड, यही देखो प्लूरा आपको दिखाया गया, प्लूरल मेम्ब्रेन। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन करने के लिए जिम्मेदार है। यानी कि इसमें से कौन है जो ऑक्सीजन के परिवहन करने के लिए जिम्मेदार है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन इन द ब्लड, यानी कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना। ब्लड का ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लाज्मा नहीं, हीमोग्लोबिन। 97% जो ऑक्सीजन है ना, हीमोग्लोबिन के द्वारा ही बाइंड करके ट्रांसपोर्ट होता है। एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है। 4 ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है एक बार में, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन होता है, और आयरन को ही बाइंडिंग साइट ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं, है ना। तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। ये भी सवाल बनता है, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है, 4, ठीक है, एक टाइम पर। द मेडिकल टर्म फॉर प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट इज, यानी श्वास छोड़ने की प्रक्रिया चिकित्सा शब्द में क्या है। श्वास छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, बताओ। इंस्पिरेशन, एक्सपायरेशन, एक्सेलेशन, वेंटिलेशन। बताइए, श्वास छोड़ने की प्रक्रिया चिकित्सा शब्द में क्या है। श्वास छोड़ने की प्रक्रिया, तो श्वास छोड़ने की बात हो रहा है भाई। मेडिकल टर्म फॉर प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट, यानी श्वास छोड़ने की प्रक्रिया के लिए तो एक्सपिरेशन, है ना, या फिर एक्सेलेशन, ये तो दोनों हो जाना चाहिए था क्या, एक्सपायरेशन भी एक्सेलेशन भी, ये दोनों आंसर हो जाने चाहिए। बी एंड सी ऑप्शन में देना चाहिए था, है ना। मेडिकल टर्म फॉर प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट, देखो ब्रीदिंग आउट, है ना, श्वास छोड़ने की प्रक्रिया के लिए एक्सपायरेशन भी होता है, एक्सेलेशन भी होता है। यहाँ दोनों आंसर होना चाहिए था, है ना, दोनों आंसर होगा, एक्सपायरेशन भी एक्सेलेशन भी, दोनों कह सकते हैं, है ना। निष्कासन भी या फिर श्वास निष्कासन भी, है ना, बोथ हो जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट है, द मेडिकल टर्म, है ना, मेडिकल टर्म फॉर प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन, श्वास लेने की प्रक्रिया के लिए चिकित्सा, सांस लेने के लिए तो एक्सपायरेशन मतलब होता है सांस छोड़ना, इंस्पायरेशन मतलब सांस लेना, एक्सहेलेशन भी नहीं होगा, वेंटिलेशन भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा इंस्पायरेशन, है ना, इंस्पायरेशन, यानी कि प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग जो आपका क्या हो जाएगा, इंस्पिरेशन कहलाएगा, इंस्पायरेशन, ठीक है, इंस्पायरेशन कहलाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायफ्राम ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, यानी प्रेरण जिसको इंस्पिरेशन कहते हैं दौरान डायफ्राम की विशेषता क्या होती है, यानी इस समय डायफ्राम क्या होता है। तो जब आप इंस्पायर कर रहे होते हैं एयर, तो आपका इंटरकोस्टल मसल आईसीएम और डायफ्राम ये दोनों चीज कॉन्ट्रैक्ट होता है, और डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जो डोम शेप्ड है वो डाउनवर्ड की ओर आकर के फ्लैट हो जाता है ना, फ्लैट हो जाता है। तो बताओ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होता है कि रिलैक्सेशन होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउनवर्ड, संकुचित होता है और नीचे की ओर आ जाती है। यस, आंसर हो जाएगा ए, है ना, संकुचित भी होती है और नीचे की ओर आ जाती है। यानी कि आपका जो इंस्पिरेशन, सब सांस अंदर ले रहे होते हैं तो लंग्स जो डायफ्राम जो ऐसे रहता है वो नीचे की ओर आ जाता है ना, नीचे की ओर कॉन्ट्रैक्ट करके वो नीचे की ओर आ जाता है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, यानी ऑक्सीजन को शरीर में लेने और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वेंटिलेशन, डिफ्यूजन, ब्रीदिंग या सर्कुलेशन। तो आसान सा सवाल है कि ब्रीदिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रीदिंग, यानी कि आपका श्वसन आंसर हो जाएगा कि सांस
ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना, ये ब्रीदिंग कहलाता है। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है, प्रमुख कार्य क्या है, बताइए, है ना। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रमुख कार्य क्या है? टू सर्कुलेट ब्लड, ब्लड को सर्कुलेट करना, नो, सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। एक्सचेंज गैसेस, हाँ, गैस को एक्सचेंज करना, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन काम होता है कि भैया O2 को अंदर लेना, CO2 बाहर छोड़ना, है ना। ये आंसर हो जाएगा, गैसों का आदान प्रदान रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन काम होता है। फिर है इन एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ विच गैस डज कंबस्टन ऑफ फूड ऑकर, यानी वायवीय श्वसन में भोजन का दहन कौन सी गैस की उपस्थिति में होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक, एरोबिक मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, एनारोबिक मतलब होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। यहां बोल रहा है एरोबिक यानी कि वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? कौन सी गैस की? तो ऑक्सीजन की होनी चाहिए। इन एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक यानी कि अवायवीय श्वसन में मसल क्या बनाते हैं, मांसपेशियां क्या प्रोड्यूस करती हैं? तो आपके मांसपेशियों में जब आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी अवायवीय श्वसन होता है तो किस चीज का निर्माण होता है? सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या एक्सीटिक एसिड? तो आंसर कर लेना लैक्टिक एसिड। क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। एनारोबिक रेस्पिरेशन में आपका मसल्स क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है, जिसके की वजह से आपके मांसपेशियों में दर्द वगैरह भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज फाउंड इन रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर अणुओं आरबीसी में किस प्रकार का श्वसन पाया जाता है, यानी आरबीसीज में किस प्रकार का रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक, एनारोबिक, एरोबिक, एनारोबिक, नो रेस्पिरेशन या बोथ ए एंड बी? ध्यान से सुनना, आरबीसी में आपका ना न्यूक्लियस होता है मैच्योर आरबीसी में, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो यहाँ पर एनारोबिक यानी अवायवीय श्वसन होता है। कैसा होता है? अवायवीय श्वसन। जब माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं तो अवायवीय श्वसन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव एयर इंक्लूडिंग ऑक्सीजन एंटरिंग द ट्रैकिया थ्रू स्पाइरेकल्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस जंतु में वायु सहित ऑक्सीजन स्पाइरेकल से ट्रैकिया में प्रवेश करती है? यानी ट्रैकिया के द्वारा रेस्पिरेशन मेनली किस में होता है? तो जितने भी कीट हैं, इंसेक्ट्स हैं, उन सभी में, चाहे वो मक्खी हो, मच्छर हो, कॉकरोच हो, ये सब इंसेक्ट्स के अंदर आते हैं। ये सब में आपके ट्रैकिया के द्वारा होते हैं। तो वही बोल रहा है कॉकरोच, फ्लाई, मॉस्क्यूटो, तो ऑल ऑफ दीज, आंसर हो जाएगा ऑल, है ना। आंसर हो जाएगा ऑल, डी। द एनिमल इन विच ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर एंटर्स द ब्लड थ्रू गिल्स इज, यानी कि बताओ भैया किस एनिमल्स में वह जंतु जिनमें जल से ऑक्सीजन गिल्स द्वारा रुधिर में पहुंचती है, यानी कि गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हमने बताया था कि जो गिल्स है ना, गलफड़ा जिसको कहते हैं, है ना, क्लोम, तो ये गिल्स के द्वारा किस में रेस्पिरेशन होता है? तो गिल्स के द्वारा होता है। जैसे मछली में होता है, सबसे पहली बात, मेढक का लार्वा में भी होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? ह्यूमंस में नहीं, ह्यूमंस में तो लंग्स के द्वारा होता है। फिश, यस। टेडपोल, लार्वा ऑफ फ्रॉग, तो यहाँ हाँ, फ्रॉग का जो बच्चा होता है ना, जिसको हम लोग टेडपोल कहते हैं, फ्रॉग का लार्वा, लार्वा मतलब बच्चा, यानी कि फ्रॉग का जो मतलब मेढक का जो बच्चा है टेडपोल, उसमें भी गिल्स के द्वारा होता है। तो आंसर हो जाएगा डी, है ना। द रेस्पिरेटरी कोसेंट फॉर फैट इज, यानी कि वसा के लिए श्वसन गुणांक का RQ क्या होता है? वसा के लिए श्वसन गुणांक, देखो श्वसन गुणांक एक कॉन्सेप्ट है रेस्पिरेटरी कोसेंट, यानी कि रेस्पिरेशन के दौरान, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान कितना CO2 इवॉल्व हुआ, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व बते वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम। इसका फॉर्मूला भी याद रख लीजिएगा, फॉर्मूला भी पूछा जाता है। क्या होता है रेस्पिरेटरी कोसेंट? यानी कि कोई भी सबस्ट्रेट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, सब एनर्जी बनाता है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन के दौरान कितना CO2 बाहर निकला और कितना O2 कितना CO2 इवॉल्व हुआ, है ना, कितना CO2 बाहर निकला और कितना O2 यूज हुआ, इसके रेशियो को हम लोग RQ कहते हैं, श्वसन गुणांक कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर ग्लूकोज की बात करोगे, जो कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है, तो इसमें 6 O2 यूज होता है ना, और 6 CO2 बाहर निकल जाता है। तो 6 गो बाहर निकला, 6/6 1 हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट का मात्रा 1 होता है। देखो सवाल ऐसे आता है, कौन 1 है, कौन 1 से ज्यादा है, कौन 1 से कम है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद रखना। तो मैं आपको बता देता हूं, कार्बोहाइड्रेट का जो RQ होता है वो 1 होता है, पक्का पक्की, ठीक है। अगर बोलेगा फैट एंड प्रोटीन, है ना, फैट और प्रोटीन का तो 1 से कम होता है, 1 से कम होता है, ठीक है। जबकि ऑर्गेनिक एसिड, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड का 1 से ज्यादा होता है, 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। बस ये 3 लाइन याद रखना, है ना। तो फैट और प्रोटीन का कम होता है। तो रेस्पिरेटरी कोसेंट ऑक्सीजन 0, 1 या लेस देन 1, ऑक्सीजन
शून्य, एक या एक से कम, तो RQ वैल्यू जो वसा का होता है एक से कम, फैट हो या प्रोटीन हो, जबकि कार्बोहाइड्रेट का एक होता है। गुड। नेक्स्ट है हाईएस्ट परसेंटेज इन द इंस्पायर्ड एयर इज ऑफ, निश्वासित वायु इंस्पायर्ड एयर में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा होती है। बताइए हाईएस्ट परसेंटेज इन इंस्पायर्ड एयर, जो इंस्पायर्ड एयर होते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किस गैस की होती है? तो इंस्पायर्ड एयर मतलब क्या होता है? जितना आप एयर इन कर रहे हैं उसको इंस्पायर्ड एयर कहते हैं, जो भी आप एयर कहते हैं, वातावरण के गैस को ही करते हैं। तो इंस्पायर्ड एयर में सबसे ज़्यादा मात्रा नाइट्रोजन को, तो लोगों को लगता है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, नहीं, जो वातावरण में उपस्थित सब तो आप ले रहे हैं, बात अलग है कि पूरा का पूरा आप निकाल देते हैं, है ना। 79% एयर आप इंस्पायर कर रहे हैं, 79% नाइट्रोजन होता है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। तो बोला हाईएस्ट परसेंटेज किसका है? इंस्पायर्ड एयर में, तो नाइट्रोजन में। इंस्पायर्ड हो या एक्सपायर्ड हो, नाइट्रोजन का कोई यूज नहीं है, 79 लेते हैं तो 79 छोड़ देते हैं, वातावरण में इतना परसेंटेज है। गुड। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द, यानी श्वसनीय एंजाइम रेस्पिरेटरी उपस्थित है ना, रेस्पिरेटरी एंजाइम जीवाणुओं में कहाँ स्थित होते हैं? बताओ, जीवाणुओं में। देखो बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है, तो क्या उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा? नहीं, तो उसमें नहीं, क्या कैसे होता है एरोबिक रेस्पिरेशन? तो वहाँ बैक्टीरिया का जो उसका सेल मेम्ब्रेन है उसमें एक इस तरीके का स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है, जिसको आप मीजोजोम कहते हो। सेल मेम्ब्रेन का ही एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप मीजोजोम कहते हो, जहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन का प्रक्रिया होता है, यानी कि आपके सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, वहीं पर एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरिया ये तो है ही नहीं। गोल्जी अपरेटस नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यस, प्लाज्मा झिल्ली में ही आपका होता है, जिसको हम लोग मीजोजोम कहते हैं, है ना। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ह्यूमंस हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आर बाउंड टू हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल? मनुष्यों के लिए हीमोग्लोबिन अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं? यानी कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का, है ना, कितना मॉलिक्यूल, है ना। देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर बाउंड टू हीमोग्लोबिन, है ना। देख रहे हो क्या बोल रहा है कि कितना मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है? बताओ, हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है कितना मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन? हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर बाउंड टू अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल? तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से कितना मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन? तो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, 4O2, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 4, है ना। चलो लास्ट क्वेश्चन है, गैसियस एक्सचेंज ऑकर्स थ्रू बुक लंग्स, यानी कि बुक लंग्स के द्वारा गैसीय आदान प्रदान, तो ये बुक लंग्स के द्वारा होता है स्पाइडर, बिच्छू और स्कॉर्पियोन में, मेढक में नहीं होता। यानी कि मकड़ी और बिच्छू में आपके बुक लंग्स के द्वारा गैसियस एक्सचेंज होते हैं, यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसका, ठीक है। तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम का टॉप 30 क्वेश्चन खत्म हुआ। बाकी आपने जीवन का इतना महत्वपूर्ण समय हमारे साथ बिताया, तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। अगर लास्ट तक आप क्लास में बने रहें तो आप एक जेन्युइन हकदार स्टूडेंट हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, बशर्ते आपको थोड़ा सीरियस होना होगा और रेगुलर मेरे लाइव क्लासेस को अटेंड करना होगा, जो कि ऐप पर चलती हैं। और जिस तरीके से आज आपने अटेंड किया, ऐसे ही रोज़ पढ़िए और खूब आगे बढ़िए, ठीक है। बाकी जो लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं, मिथिलेश सर ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पर मोर देन 9000 फार्मा एस्पिरेंट्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं, अपडेटेड रहते हैं, आप भी आ सकते हैं और सारी चीज़ों से आप अपडेटेड रहिए। बाकी थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एंड इतना समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके बाय बाय, ठीक है।